सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। कैसे हैं भाई आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त लकी गुजराल। और कल तक हमने राजपूत जनपद, राजस्थान के जो जनपद है, इनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। और उसी से रिलेटेड ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप अपन इसको पूरा पढ़ेंगे। ये जो है थर्ड पेपर, चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का हो, नर्सिंग ऑफिसर्स का हो, या राजस्थान की जो भी वैकेंसीज होती है, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको फ्री करवा रहा हूँ। ये हमारी जो है रात को 9 बजे ये क्लास होती है, राजस्थान के जनपद। इसमें आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश का परिचय। ये हमारी क्लास 7 नंबर की क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेज हुई हैं। अगर वो चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लीजिए, या फिर आप जो है लाइव क्लास में जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी आप ये क्लासेज प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमने इससे पहले तक बात करी थी, आज हम बात करेंगे राजपूतों के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में। विदेशियों की संतान ऐसा माना जाता है। किसका विचार है, किस विद्वान ने क्या बोला है, देखते हैं। राजस्थान के इतिहास लेखक, यानी राजस्थान के इतिहास के लेखक जेम्स टोडर ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोडर ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का भी प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ग में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शख्स तिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे आशु पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियों का एक ही है, यानी इन अस्त्र शिक्षा आदि, अतः दोनों जातियां एक ही हैं, कोई अलग जाति नहीं है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई, और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। स्मिथ ने भी, B.N. स्मिथ जो थे, उन्होंने भी इनको क्या बताया? हूणों की संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। ये जो मत दिए गए हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो राजपूत स्वयं जो है कभी भी अपने आप को विदेशी नहीं बताते हैं। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं, यानी भगवान सूर्य और चंद्रमा से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, वो भी उचित नहीं, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। ये कहना है कि शक और कुषाणों से भी अगर इनकी कंपैरिजन किया जाए कि उनके साथ थे, तो वो भी ये मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो रीति रिवाज देखे जा रहे हैं, ये रीति रिवाज उनके आने से पहले भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है। भगवान सूर्य की पूजा जो है वैदिक काल से ही प्रचलित थी, और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही होता था, यानी अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। उपर्युक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं। यानी घूम फिर के वही बात आ जाती है कि आर्य जो भारत के जो आर्य थे, उनके संतान ही इनको स्वीकार किया जाता है, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, ऐसा माना जाता है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती,
उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। अब बात करते हैं राजपूत के, राजस्थान की जो है प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। यानी अब हम क्या करेंगे, राजस्थान की जो भी प्रमुख जो राजपूत वंशज हैं उन वंशों की बात करेंगे, कैसे रहे, और ये हमारा जो है जनपद इसी के अंतर्गत चलता रहेगा। गुहिल वंश सबसे पहले, इस वंश के जो है वंश गुहिल वंश जो है, इस वंश के प्रतापी शासक कौन कौन रहे, यानी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। यानी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इसका आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया, यानी गुहिल वंश ने कहां पर शासन किया था, मेवाड़ में। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। यानी इस वंश का जो शासक था कौन, प्रतापी शासक कौन था, गुहिल, उसके नाम से इस वंश का जो है नाम पड़ा और इसके नाम से ये वंश आगे बढ़ा। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। गुहिल वंश की उत्पत्ति और इसके मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल जो कौन थे, आईने अकबरी के लेखक थे, इन्होंने ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित करता है। यानी उन्होंने जो है इनको गुहिल वंश को किससे, अबुल फजल का कहना है कि ये ईरान के शासक नौसे खां जो थे उनसे संबंधित है। तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया और गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बना बप्पा। इनका पूरा नाम क्या है, बप्पा रावल। बप्पा रावल जो है इनका समय कब का रहा, ये अपन यहां पर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावल, बप्पा रावल का जो समय माना जाता है 734 से 753 ईस्वी। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासन यानी चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले कब, 734 पर, कहां पर, चित्तौड़ पर। यानी चित्तौड़ के शासक कौन थे, मानमोरी, उनको परास्त किया, उनको हराया और उसके बाद उस पर अपना अधिकार जमाया। बप्पा की राजधानी नागदा थी, यानी बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको माना, नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। एक लिंग जी किसके हैं, कौन से वंश के कुल देवता हैं, गुहिल वंश के। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। क्या नाम माना जाता है इनका, कालभोज के नाम से इनको जाना जाता है। बप्पा कालभोज की उपाधि थी, बप्पा क्या है, कालभोज की एक उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास, वीर विनोद के रचनाकार कौन है, कविराज श्यामल दास जी ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, अपितु खिताब था। जैसे आज हम क्या करते हैं, हमारे भारत रत्न होता है, इसी प्रकार से जो है ये भी एक प्रकार का उस समय का एक खिताब या एक जो है पुरस्कार था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में थे। ऐसा माना जाता है कि बप्पा जो है, बप्पा रावल जो है चित्तौड़ के शासक मानमोरी जो थे उन्हीं के यहाँ पर ये नौकरी करते थे या सेवा में थे। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेनाओं का हमला हुआ तो बप्पा रावल ने उनसे लड़ने के लिए खुद ने चुनौती स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सी.वी. वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल यानी फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था ठीक करते हैं, यानी उनसे उनका कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद आता है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह का समय माना जाता है 1213 से 1253 तक। गुहिल के ही एक वंशज जेत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। गुहिल वंश के जो है एक और राजा रहे जिनका नाम था जेत्र सिंह।
ये जो है इनका समय रहता है 1213 से 1253, यानी कि इन्होंने 40 साल राज किया। तो इन्होंने क्या कि कुहिल कुहिल के वंश के हैं ये, इन्होंने परमारों से, यानी इसके ऊपर चित्तौड़ पर परमारों का आक्रमण हो गया था, या उनका उन्होंने आक्रमण करके और अपने अधिकार में ले लिया था। तो उनको हरा करके और वापस से छीन करके अपने राजधानी इन्होंने बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में, कब? 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुमिश इल्तु इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। किनकी है हमीर मर्द मर्दन? किसका लिखा हुआ है? जय सिंह सूरी जी का। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। इल्तुतमिश जो था उसको क्या कहा गया है? राजा हमीर। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो थे, इन्होंने जयत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन था? राजा जयत्र सिंह ही हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जयत्र सिंह। जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। जिसकी वीरता की प्रशंसा किसने की है? उसके जो विरोधी थे उन्होंने भी की है कि ये बहुत ही प्रतापी या जो है बलशाली राजा थे। रतन सिंह, उसके बाद आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह का समय माना जाता है 1302 से 1303। रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कौन थे? रावल रतन सिंह। इनका समय माना जाता है 1302 से 1303। तो इनको 1303 में क्या है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं चित्तौड़ के सैनिक व एक व्यापारिक उपयोगिता थी। इसका कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी क्या है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता को अब काम में लेना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना भी बतलाया है कि वो रावल रतन सिंह की पत्नी को जो है चाहता था और वो उसको लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने रावल रतन सिंह यानी चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसको मतलब अपने अधीन लेना चाहता था या उनसे विवाह करना चाहता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं, यानी डॉक्टर दशरथ जी के हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि उन्होंने जो है पद्मावती को अपनाने या यूं कहें कि पद्मावती को ले जाने के लिए जो है उन्होंने ऐसा इतना बड़ा युद्ध किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है उस अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। रानी पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया था। यानी जब उनको पता चला कि रावल रतन सिंह जो है युद्ध में मारे गए या शहीद हो गए, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं भी जी के क्या करूंगी, और उन्होंने भी अपनी जीवन लीला जोहर करके समाप्त कर ली। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित था। यानी इस युद्ध में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका इतिहासकार कौन? अमीर खुसरो जो थे, जिनको माना जाता है कि उन्होंने काफी सारी वाद्यों की रचनाएं की, कुछ गायन शैलियों की जैसे कव्वाली है, और इनके बारे में भी इनसे काफी गहरा संबंध बांधते हैं। उसके साथ ही कहते हैं कि तबले का और सितार के आविष्कारक भी इनको माना जाता है। अब ये कितना सही है कितना नहीं है, ये तो इतिहासकार या फिर जो सही तथ्य इनके मिले तब पता चले, बाकी ये भी एक जो है मुद्दा है। उसने अपने ग्रंथ खजाइने उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजका को चित्तौड़ का प्रशासन नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजाबाबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक, यानी गुहिल वंश जो था उसके ये क्या थे? अंतिम शासक थे। उसके बाद आते हैं राणा हमीर। राणा हमीर का जो समय माना जाता है कि माना जाता 1320 से 1364। सिसोदा ठिकाने के जागीर हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। राणा हमीर जो थे, इन्होंने सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने
1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। सिसोदा जगह का नाम है, वहां की क्या ये थे, जागीरदार थे, इसलिए इनको आगे जाकर के सिसोदिया के नाम से जाना जाने लगा। अमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते। अमीर को मेवाड़ के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है, या उद्धारक के रूप में इसकी संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी, पंचानन, विकट आक्रमणों में सिंह के हृदय सदृश, यानी उसके सिंह यानी कि एक शेर के समान इनको बताया गया है। की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी दी गई है, और इनको राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। अमीर सिंगोली ने क्या किया, बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को जो है इन्होंने हराया था। उसके बाद आता है महाराणा लाखा। तो यहां तक अपन पढ़ेंगे। महाराणा लाखा जो है अगली क्लास में देखेंगे। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आज अपन करेंगे। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहे, आपको इसके क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। और साथ ही हमने देखिए आज पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के कुछ क्वेश्चन हमने कल देख लिए थे। आर्यों की संतान यहां से अपन ने पढ़ा है। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगर क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। भारतीय आर्यों की क्षेत्रीय वर्ग यानी राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वेद, अमलालन घोष, या पहला दूसरा दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला दूसरा दोनों। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। हालांकि पिछली क्लास में करवा दिया था, पर यहां से अपन शुरू करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होना किस विद्वान ने बताया है? कालिदास ने अपने नाटकों में, चंद्रवदाय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, उपरोक्त सभी में। तो किसमें बताया है? चंद्रवदाय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में इन्होंने ऐसा उल्लेख किया है। वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ कुंड से किन योद्धाओं को उत्पन्न किया था? परमार, चालुक्य, प्रतिहारी, उपरोक्त सभी। इन सभी को किया था। और इसके बाद इनमें से एक योद्धा सबसे जो इनसे भी ज्यादा प्रताप जो योद्धा हुए थे उनका नाम था गुहिल। क्या नाम था? चौहान, सॉरी, चौहान नाम था उनका। इसका नाम क्या था? चौहान। और आगे जाकर के इनके नाम से चौहान वंश पड़ा। विदेशों की संतान आज हम यहां से पढ़े हैं। राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जेम्स टोड, या वी एन स्मिथ। तो किसका है ये? तो ये जो है कथन किसका है? जेम्स टोड का। किसका है? जेम्स टोड का ये कथन है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। राजपूतों को हूणों की संतान बताए, यह कथन किसका है? जेम्स टोड, वी एन स्मिथ, डॉक्टर ओझा, या वी एन मिश्र। किसने बताया है? बताया। तो किसने बताया? राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? वी एन मिश्र। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। सूर्य की पूजा भारत में कब से प्रचलित है? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, पाषाण काल, या उत्तर पाषाण काल। सूर्य की पूजा भारत में कब से प्रचलित है? तो वैदिक काल से ही प्रचलित है। राजस्थान की प्रमुख राजपूत वंश परिचय। गुहिल वंश ने मुख्यतः कहां पर शासन किया? चित्तौड़, जयपुर, मेवाड़, या बांसवाड़ा। कहां पर शासन किया था इन्होंने? तो कहां पर किया था? मेवाड़। मेवाड़ में काफी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, है ना। गुहिल वंश ने अपना शासन स्थापित कब किया था? 460, 466, 566, या 560। गुहिल वंश ने अपना शासन कब कब स्थापित किया था? तो 566 ईस्वी।
गुहिल के बाद प्रताप मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना? जेत्र सिंह, रतन सिंह, बप्पा रावल या लाखा? कौन बना था बताएगा? तो गुहिल के बाद क्या है, मेवाड़ का वंश जो है, मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना? बप्पा रावल। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। बप्पा रावल का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? 1213 से 1253, 1202 से 1303, 734 से 753, 730 से 750? कब माना जाता है? तो इनका माना जाता है, बप्पा रावल का शासनकाल माना जाता है 734 से 753 इस। बप्पा रावल की राजधानी मानी जाती है मेवाड़, नागदा, चित्तौड़ या फिर दिल्ली? क्या माना जाता है बताएं? तो बप्पा रावल की राजधानी मानी जाती है नागदा। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। बप्पा ने कैलाशपुरी में कौन से देवता का मंदिर निर्माण करवाया था? कौन जो है, कौन से देवता के मंदिर का निर्माण करवाया था? एकलिंग जी यानी लकुलिस, या फिर सांवरिया सेठ, रामदेव जी, शाकंभरी माता? तो किस कराया था कैलाशपुरी में? एकलिंग जी का। एकलिंग नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। एकलिंग जी कौन से वंश के कुल देवता माने जाते हैं? चौहान, गुहिल, राठौड़ या परमार? कौन से वंश के हैं? तो ये गुहिल वंश के हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? रतन सिंह, जय सिंह, कालभोज या गौरीशंकर? तो बप्पा जो थे, बप्पा रावल जो थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। जयत्र सिंह का शासनकाल या काल का समय माना जाता है 1302 से 1303, 1304 से 1305, 1213 से 1253, 1211 से 1214? इसका क्या माना जाएगा, सही आंसर क्या होगा? जेत्र सिंह जो का जो काल है, समय जो माना जाता है, ये माना जाता है, एक सेकंड, हाँ, 1302 से 1303 मैं सोच रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा 1302 से 1303। वह कौन सा युद्ध था जिसमें दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? बयाना का युद्ध, बडोली का युद्ध, बारडोली का युद्ध, भूताला का युद्ध या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इल्तुतमिश को हमीर कौन से ग्रंथ में कहा गया है? हमीर रासो, हमीर मदमर्दन, पहला, दूसरा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमीर मर्दमर्दन में कहा गया। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में से सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन था? बप्पा रावल, जेत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर? कौन थे? तो दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था? जेत्र सिंह। रतन सिंह का शासनकाल माना जाता है 1213 से 1253, 1211 से 1350, 1302 से 1303 या 1300 से 1306? तो कौन सा माना जाएगा? रतन सिंह का शासनकाल, थोड़ी सी क्वेश्चन पे डाउट, 1303 से। जेत्र सिंह का 1253। मैंने वहां पर आपको गलत बता दिया, ठीक करेंगे उसको। तो रतन सिंह का शासनकाल माना जाता है 1302 से 1300। एक क्वेश्चन अपन ने गलत किया, तो देख लेते हैं। जो है जेतर सिंह का समय, भाई माफी चाहूंगा, इनका समय माना जाएगा 1213 से 1253। ठीक है। रानी पद्मावती ने कितनी महिलाओं के साथ जौहर किया था?
1400, 1500, 1600 या फिर 1620? तो कितनी महिलाओं के साथ किया था? 1600 महिलाओं के साथ। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक किसको माना जाता है? पप्पा रावल, जेतर सिंह, रतन सिंह या राणा हमीर? किसको माना जाता है? तो रतन सिंह को माना जाता है इसके अंतिम शासक थे। सन 1326 से 1364 तक ईस्वी का शासनकाल किसका माना जाता है? राणा राका, राणा हमीर, राणा मोकल, राणा कुंभा? किनका माना जाता है? तो राणा हमीर का माना जाता है। मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा किसको दी जाती है? महाराणा लाखा, जेतर सिंह या बप्पा रावल? किसको दी जाती है? तो बप्पा रावल या राणा हमीर? किसको दी जाती है मेवाड़ का उद्धारक? तो राणा हमीर को। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में किनकी सेना को परास्त किया था? इल्तुतमिश की सेना, अलाउद्दीन की सेना, रतन सिंह की सेना या मोहम्मद बिन तुगलक की सेना? किसको किया था हमीर ने सिंगोली के युद्ध में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस और क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, बाय बाय।